What do you think this the purpose of the course? Sir, I believe it's about getting information, creating opportunities, or doing different kind of business research, like marketing for marketing purpose, or to know about your competitors and all this stuff. So such like other things as well. अच्छा जी, हाउ टू डू रिसर्च, ये आप इसमें सीखते हो, ठीक है। और बच्चों ने बोलना है, सबने क्लास में रहेंगे तो अच्छी बात है कि बाकी लोग, व्हाट सर डू यू थिंक? डिफरेंट जी, रिसर्च की डिफरेंट टेक्निक से फेमिलराइज करवाना। रिसर्च टेक्निक्स, ठीक है। और सर टाइप्स ऑफ सर रिसर्च ये मतलब डिटरमाइन करना क्वांटिटेटिव और कि किस क्वालिटेटिव। जी सॉरी, कोई नहीं, एक आधा बंदा बोल ले पहले जी, कोई एक सर मैं बोलेगा। ये कह रहा था कि रिसर्च के टाइप्स सर, जिस तरह क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, और इनको किस तरह अरेंज करना है, ऑर्डर करना है, किस तरह इनमें से कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, रिसर्च टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। और सर सैंपल सिलेक्शन। सैंपल सिलेक्शन, ठीक है। सर और सर रिलेशनशिप विद कस्टमर। रिलेशनशिप विद कस्टमर को स्टडी करना, मतलब स्टडी करना ही आएगा ना, रिलेशनशिप विद जी कस्टमर। सर, ठीक है, जी सर। बिल्कुल सही है। कस्टमर रिलेशनशिप सर किस मैनेजमेंट, टाइप ऑफ डेटा के लिए किस टाइप ऑफ रिसर्च मतलब रिक्वायर्ड है वो डिटरमाइन करना। गुड। डेटा भी होता है इसमें, चलो अच्छी बात है, सारे अभी तक सही बातें कर रहे हो। और सर हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि मेथोडोलॉजी ऑफ सर मतलब किसी भी स्टार्टअप की मेथोडोलॉजी, स्टार्टअप किस तरह ले सकते हैं, या इस तरीके से बात कर सकते हैं सर हम। स्टार्टअप जब आप करते हो तो स्टार्टअप के लिए एक पोर्शन उसका होता है रिसर्च का, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, इस तरह की चीजें। तो यस, उसके लिए यस, आप बिल्कुल यूज करते हो उसको, बिजनेस रिसर्च को। यस अच्छा सर। जी, और जो बच्चों ने नहीं अभी तक जवाब दिया प्लीज वो भी बोलें। सर सर्वे। सर्वे, सर्वे से हम क्या करते हैं? सर्वे से हम डिटरमिन डेटा कलेक्शन। सर्वे से हम डेटा कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, गुड। और So it can be like for marketing purposes as well, and for financial purposes as well, to know about your company, like all the financial situations, and how to create a target audience, how to get them, like all this kind of information. मैं इसको सिंपल लिख रहा हूँ आपकी पूरी बात को, कि हम कंपनी जो है उसकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए कि कंपनी की सिचुएशन क्या है, तो So उसके बिल्कुल लिए information. ठीक है, बिल्कुल सही है। और सर Sir, इसमें determining, sorry, जी जी, sir, determining inter-business activities. डिटर्मिनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, Yeah, internal business activities. इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। सर बिजनेस पोर्टफोलियो जो है वो इसमें आ सकता है सर। क्या आ सकता है जी? Portfolio of your company, sir, or it could be of your brand portfolio, business portfolio, sir. ब्रांड पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि हाँ, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हो कि आपकी ब्रांड इमेज कहाँ है, आपकी ब्रांड लॉयल्टी किधर है, ये चीजें सारी आप बिल्कुल जान सकते हो। पोर्टफोलियो तो ऑब्वियसली आपने खुद बनाया होता है, बट यस, उसकी strengths and all this stuff, sir, मतलब वो सब इसमें जी आता जी है जो SWOT जी जी, वो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, वो आ सकता है, ठीक है। अब लास्ट मिनट, अगर कोई और बच्चा कुछ कहना चाह रहा है तो। सर टाइप ऑफ डाटा इसमें देखा जा सकता है कि प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं।
टाइप ऑफ डेटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है, वो भी हमने डेटा लिख लिया, बिल्कुल सही है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। अच्छा जी, और कोई मकसद इसका, इस कोर्स पढ़ने? सर एनालिसिस। एनालिसिस करना आ जाएगा, गुड। Sir, business strategies बनाना based on all these given information sir. ठीक हो गया। सर जो इकोनॉमिक्स में एक टर्म है सीबीआई, वो कंज्यूमर बेनिफिट इंडेक्स, जो किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले उसका सर्वे किया जाता है कि कितना बेनिफिट होगा, इससे कितना लॉस होगा। जी बच्चों, से डिफरेंट फैक्टर्स का रिलेशनशिप भी स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल रिलेशनशिप भी स्टडी कर सकते हैं। एक और कोई बात अभी किसी ने की थी, इससे पहले मैं लिखी नहीं थी। सर वो सीबीआई की मैंने बात की थी। किस चीज की? सीबीआई जो कंज्यूमर बेनिफिट इंडेक्स होता है, जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लॉन्च करती है, उससे ठीक है, पहले जो उसके लिए सर्वे रिसर्च करते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक जो बात मैं सुनना चाह रहा था, जिस तरह हर टीचर सुनना चाहता है और वही नहीं बच्चे कहते, बाकी सब कुछ कह देते हैं, आपने थीसिस नहीं करना अगले सेमेस्टर में? तो उसका अभी तक पता Yes, नहीं sir. किसी को होता क्या है सर। नहीं करना? नहीं करना है सर, सर, करना इसीलिए तो तो है। बीआरएम लिया सर। वो सबसे बड़ा मकसद है फिलहाल। ये तो मतलब आपने सारा फ्लारी, थीसिस का सिखाएंगे आप? ये तो फ्लारी बातें हैं ना सारी जो भी आपने की है। ऑल्दो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ रिसर्च, बट ये तब आप कर सकोगे जब आपको ये पता होगा कि थीसिस कैसे करना है, और थीसिस की जो आपकी लर्निंग होगी, वो लर्निंग के बाद आप ये सारे काम कर सकते हो। ये बात समझ आई? यस सर। Yes sir. सो द Yes, मेन sir. आइडिया, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं आपको, बट द मेन आइडिया टू डू दिस कोर्स is to make you capable enough that you can do your thesis on your own. ये चीज समझ आ गई इस बात की? Yes, sir. Yes sir. सो अगर आपने इस पॉइंट से हट गए तो आप सारे पॉइंट से हट जाएंगे। अगर आप इस पॉइंट को ठीक तरीके से समझ गए और इस पॉइंट पे चलते रहे तो कोर्स भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। थीसिस भी, मैं ये नहीं कह रहा 100% बन जाएगा, लेकिन आपके पास बहुत अच्छा थीसिस का जो फुटिंग है या जो उसका फाउंडेशन है वो आपके पास रेडी होगी। अब उस थीसिस को लिखने के लिए ये कोर्स पढ़ना जरूरी है, और ये कोर्स को समझने के लिए थीसिस लिखना जरूरी है, और थीसिस वैसे भी डिग्री के लिए जरूरी है। तो उस थीसिस में ये चीजें आएंगी कि आपकी मेथोडोलॉजी भी होगी, आपका डेटा भी होगा, आपका कोई रिलेशनशिप्स भी आप टेस्ट कर रहे होगे, कोई किसी टाइप की रिसर्च भी कर रहे होगे, उसमें डेटा एनालिसिस भी सीख रहे होगे, रिसर्च टेक्निक्स भी सीख रहे होगे। सो ये सारी चीजें आप उसमें सीख रहे होगे, बट थीसिस लिखते लिखते। सो एक चीज पहले क्लियर कर लो कि एक तो आपको क्लास का जो टाइम है या क्लास में जो चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे, एक तो वो बड़े अच्छे तरीके से सुननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। अगर आप मेरे से 100 दफा भी क्वेश्चन करोगे, मुझे कोई इशू नहीं है, और कोई भी बच्चा आप में से करेगा तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको वो चीज समझ नहीं आती और आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, तो आई एम 100% श्योर ना आप कोर्स सही तरह पास कर सकोगे, ना आप थीसिस लिख सकोगे। ठीक है? सो हमने जो पढ़ना है इसको, वो पढ़ना इस तरीके से है कि एक क्लास में हम जो भी काम कर रहे होंगे, अगली क्लास में आपने वो काम एक्चुअली प्रैक्टिकली कर लिया हुआ होगा। अदरवाइज इस कोर्स का आपको शायद आप वही 50-60 पे पास होने वाला काम तो शायद कर लो, बट थीसिस में कोई फायदा नहीं होगा। और मेरा मकसद ये है कि हमें थीसिस में इतना फायदा हो कि अभी आपने वो फील नहीं की, वो जो हीट होती है जब आपका थीसिस चल रहा होता है और आप इधर उधर भाग दौड़ रहे होते हो और लोग आपको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे होते और आपको कोई समझ नहीं आ रही होती कैसे लिखना है।
So that is one of the very, very important purposes of this course. ठीक है, इसमें आप 12 लोग हो तो वी विल ट्राई कि आप कुछ चीजें इंडिविजुअली कर रहे होगे, कुछ चीजें ग्रुप में कर रहे होगे, बट जहां मुझे महसूस हुआ कि ग्रुप में फ्री लोडर्स भी हैं और सीख नहीं रहे काम को, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जरा आपने ध्यान में रखना है कि आपको इसमें काम करना पड़ेगा। बट अच्छी बात ये होगी कि वो जो काम जो आपसे करवा रहा हूँ मैं, वही आपकी क्विजेज हैं, वही आपकी असाइनमेंट है, उसी से रिलेटेड आपका मिड टर्म है, उसी से रिलेटेड आपका फाइनल टर्म है, वही आपका प्रोजेक्ट है। तो एक चीज पे फोकस करते हुए आप सारे काम कर रहे होगे, प्लस वही चीज आपके थीसिस में बहुत अच्छे तरीके से काम आ सकती है। सो 6 क्रेडिट आवर्स वो और 3 क्रेडिट आवर्स ये, 9 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स है एक किस्म का। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। ओके गुड। ओके सर। अभी अभी हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। इट इज अ साइंटिफिक मेथड। ये जो रिसर्च होती है इसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका कुछ ना कुछ एक तरीका होता है, लॉजिकल तरीका होता है, जिससे हम इस रिसर्च के काम को फाइनली कर रहे होते हैं। हम इसको सिस्टमैटिक मेथड भी कह रहे होते हैं। ये एक सिस्टम के तहत चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें 5 चैप्टर्स हैं आपके थीसिस में, तो वो 5 चैप्टर किसी सिस्टम के मुताबिक बनाए हुए हैं। हर किसी का दूसरे के साथ कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई डिपेंडेंसी है। तो समटाइम्स व्हेन यू वांट टू, जब हम ये कोर्स पढ़ रहे होंगे, व्हेन यू वांट टू कंप्लेन और व्हेन यू वांट टू आस्क मी कि ये क्या हम सर क्यों इस तरह क्यों करते हैं, इस तरह क्यों नहीं करते, उसका जवाब अभी से मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज अ साइंटिफिक मेथड, इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड एंड इट इज द एक्सेप्टेड मेथड जिससे आप रिसर्च कर सकते हो। वो हमें सारे स्टेप्स, वो चैप्टर्स, वो चीजें फॉलो करना जरूरी होती हैं। if it is not systematic, it is not research। ठीक है, ये भी मैं किसी टाइम आपको जाके याद करवाऊंगा कुछ चीजें। ओके, अब मुझे जरा ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज रिसर्च? ज्यादा काम इसमें आपने करना है, इसलिए बोलना है। To identify something, to analyze something, To to find get some something. figures and facts. टू एनालाइज, टू आइडेंटिफाई, ठीक है, ओके गुड। और To come with a sir solution. सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। सर प्रीवियस स्टडी को इन्वेस्टिगेट करना दोबारा से। ओके, प्रीवियस स्टडी को इन्वेस्टिगेट करना दोबारा से, ठीक है। से कोई न्यू नॉलेज को एक्सप्लोर करना, न्यू थ्योरीज बिल्ड करना। ठीक है, गुड। ये कहीं देख तो नहीं रहे डिक्शनरी से? नहीं सर। तो देख भी रहे तो अच्छी बात है। एक्चुअली रिसर्च दोबारा से सर्च करना, इसको हम ये भी कहते हैं कि इट इज अ नॉलेज क्रिएटिंग एक्टिविटी। इसको हम ये भी कहते हैं, आपने का टू कम अप विद सॉल्यूशन। इसको हम ये भी कहते हैं फाइंडिंग द ट्रूथ, करेक्टिंग द नॉलेज।
ये सारी चीजें हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। इसकी और भी बड़ी डेफिनेशंस हैं। अच्छा, एक चीज रह गई, प्लीज एक चीज जहन में रखना, इस कोर्स में स्पेशली डिफरेंट तरीके लोगों के पढ़ाने के हैं। बहुत सारे लोग इसमें बुक्स, एक ही बुक पढ़ा रहे होते हैं, मैं आपको अपने पास से पढ़ा रहा हूं, समझो। ये सारा कुछ आया बुक से ही है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। सर ये बहुत अच्छा है इस तरह का। तो आपको लेक्चर के साथ रहना जरूरी है। हो सकता है मेरी बातें आप जाके कहीं कहीं ढूंढ रहे हो तो आपको नहीं मिलेंगी, ये मैं आपको 100% बता रहा हूं कि हम किताब पढ़ लेंगे, उसमें वो आ जाएगी चीजें और समझ आ जाएंगी। हाँ, कुछ एक दो चीजें ऐसी होंगी जो किताब से समझ आ जाएंगी, मेरे से ज्यादा बेहतर भी समझ आ जाएंगी, बट जो अदरवाइज चीजें हैं वो आपको लेक्चर ज्यादा बेहतर समझाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस पे ज्यादा गौर करना है। अच्छा जी, ये सारी चीजें हम जो हैं, हमने कहा कि रिसर्च इस टाइप की कुछ चीज का नाम है। हाउ डू वी डिफाइन नॉलेज? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। अच्छा चलो, इससे पहले मुझे ये फर्क बताओ जरा कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है? सर डाटा जो होता है वो रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है और नॉलेज जो होती है वो ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, गुड। डेटा रफ फॉर्म में आपके पास कुछ चीजें होती हैं ना, डेटा होता है, जब आप उसको एनालिसिस कर लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। गुड। और इंफॉर्मेशन, अच्छा ये जरा इसको अलग से करके देखते हैं, इस नॉलेज को जरा थोड़ा सा तोड़ के देखो, ये किन वर्ड से बना हुआ है? टू नो। हाँ, ये देखो ना, ये टूट गया। पहला वर्ड क्या है? No. नो। क्या नो, डब्ल्यू वाला नो। नो का क्या मतलब होता है? और नोइंग, व्हाट इज नोइंग? जानना। ये बात समझ आई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सो नॉलेज को वैसे ही डिफाइन कर दो मेरे लिए, कोई बात बता दो इसके बारे में जो आपको अभी डेफिनेशन खुद बना रहे हो आप इसकी। नई चीज को जानना। सर अकॉर्डिंग टू सर आपके एक्सपीरियंस से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको नॉलेज कहते हैं। अच्छा, गुड। और डिफरेंट चीजों को स्टडी करना, स्टडी करने से नॉलेज। डेटा, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके नॉलेज बनता है। सर प्रैक्टिकल जो थिंग आप अप्लाई करते हैं तो उसको जी, ये मैं डिक्शनरी से आपके लिए डेफिनेशंस लिख रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। सर प्रैक्टिकल जो थिंग को अप्लाई करते हैं उससे आप जो गेन करते हैं चीज़ों को वो आप नॉलेज कह सकते हैं उसको। अच्छा, नॉलेज। आप सबको अपने फादर्स का नाम पता है? यस सर। सर ऑफ कोर्स सर, क्या कर रहे हो? यस सर। सर अभी तक तो पता है। बाद में नहीं पता ना। चलो गुड। अपने नाम पता है? हाँ सर। यस सर। ओके, गुड। और अपने फ्रेंड्स के नाम भी पता है? यस सर। यस सर। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, आप में से कोई दो बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं? मुकर्रम एंड फराद कि नहीं? कोई ऐसे दो लोग हैं क्लास में जो आपस में एक दूसरे को अच्छा जानते हो? फ्रेंड सर हो? मेरे नासिर और फरहाद। मैंने साथ दोनों के साथ में रहते हैं। नासिर एंड साहिबजादा। यस सर, नासिर एंड साहिबजादा एंड फरहाद। समी एंड
नासिर, आपको साहिबजादा के फादर का नाम पता है? No, sir. ओके, गुड। साहिबजादा, आपको नासिर के दादाजी का नाम पता है? नहीं सर, बाबा का नाम पता है, दादाजी का नाम नहीं पता। मुझे सर पता ये था गलत वो बात है आपको सर। सर आपने सर उसके बाबा जी से पूछा सर, और मेरे से सर दादाजी का पूछ रहे हो सर। मुझे पता था ना कि आपको नहीं पता। इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी चीजें पता हैं और बहुत सारी चीजें एज अ ह्यूमन बीइंग हमें नहीं पता। यस सर। ठीक है। सो आइडिया इज के नॉलेज इज whatever we know। ये मेरे ख्याल में ये बेस्ट इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, एवरीथिंग दैट इज नोन। ठीक है। और the psychological result of perception and learning and reasoning। तो हर इंसान को कुछ चीजें पता हैं, कुछ चीजें नहीं पता। इसी तरह किसी एक कम्युनिटी को कुछ चीजें पता हैं, कुछ दूसरी चीजें नहीं पता। इसी तरह कंट्रीज हैं, और इसी तरह दुनिया पूरी में जो नॉलेज है दैट इज एवरीथिंग दैट वी नो। ये नॉलेज बना कैसे है? Sir, based on experiences and सर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से। ठीक है, गुड। ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, फैक्ट एंड फिगर से, फैक्ट्स एंड फिगर से, लोगों के पढ़ने से, इंफॉर्मेशन को असेस करने से। किताब पढ़ने से भी नॉलेज आ जाता है ना, और किसी किसी से चीज बात को करने देखने से भी। से। जी जी, किसी से बात करने से भी नॉलेज आ जाता है। सो नॉलेज इज एवरीथिंग दैट वी नो। एक्चुअली ये जो नॉलेज जितना भी बिल्ड हुआ है, जो भी आज हमें चीजें पता है, दे आर प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च। इसीलिए आप नए मोबाइल फोन्स देखते हो, टेलीविजन देखते हो, कंप्यूटर्स देखते हो, इन पे रिसर्च होती रहती है और नॉलेज जनरेट होता रहता है। अब मुझे जरा एक और चीज बताएं कि डू यू थिंक ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड इज ट्रू? no, sir. नो एवरीथिंग सर, दैट वी वो नो तो परसेप्शन पे डिपेंड करता है। परसेप्शन पे डिपेंड करता है। और सर that's why we put sir hypothesis। सर ये रिजेक्ट होंगे जो एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। बट सारा नॉलेज ठीक नहीं है। यस सर, डेफिनेटली। That takes us to this correcting of knowledge, refining of knowledge, creating of knowledge, research। इसीलिए हमें बार बार उन चीजों को देखना पड़ता है। देखो, for many centuries people used to believe that earth is a flat place। ऐसे ही है ना? यस सर। और कई सेंचुरीज तक ये नॉलेज गलत रहा लोगों का। हालांकि वो भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। लोगों ने देखा, हाँ जी ठीक है, आप कोई भी चीज जमीन पे रखते हैं वो बिल्कुल फ्लैट रहती है, और नजर भी जमीन फ्लैट आ रही है, फाइन। सो अर्थ इज अ फ्लैट प्लेस। कई सदियों तक लोग बिलीव करते रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ड ऑन रिसर्च, बेस्ड ऑन फर्दर एक्सप्लेनेशन, ये गलत प्रूव हो गया। देन पीपल स्टार्टेड सेइंग इट इज अ स्फेरिकल इन नेचर, एंड देन इस नॉलेज ने फर्दर कई और नॉलेज को स्टार्ट किया। यहां तक कितना कंफ्यूज हो गए सारे? Sir, I have a question. सर आपके जी साथ है सर, कंफ्यूज थोड़ा थोड़ा। ठीक है, गुड। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन बताओ। Sir, sometimes बिल्कुल न्यू ऑपोजिट चीज़ों पे भी रिसर्च होता है जो बिल्कुल न्यू होती हैं, उनका मतलब ऑलरेडी बिल्कुल गिवन डाटा से कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल। उसके लिए हमने ये लिखा ना, नॉलेज क्रिएटिंग एक्टिविटी। ये ओके। जो नया नॉलेज क्रिएट होता है ना,
उसको भी रिसर्च ही कह रहे होते हैं। ऑल्दो उसका डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं होता किसी चीज के साथ, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से वो चीजें मिलजुल रही होती हैं। बट यस, यू आर वेरी राइट कि बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हैं जो बिल्कुल न्यू होती हैं, डिस्कवरीज। तो यस वो भी रिसर्च ही होता है, बट उसके थ्रू भी हम नॉलेज ही जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो? नो सर। नो सर। बस अभी परेशान नहीं होना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सर लेकिन वो सर्च जी होनी चाहिए ना, वो रिसर्च तो नहीं होनी चाहिए फिर। आजकल उसको रिसर्च इसलिए कह देते हैं कि वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज के साथ लिंक्ड ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ चीज सोचो जो नहीं बनी हो किसी वक्त या आज नहीं डिस्कवर हो रही हो, कोई चीज ऐसे। लाइक कोविड की जो वैक्सीन आएगी तो वो मेडिसिन से रिलेटेड होगी, तो वो रिसर्च कहलाएगी ना सर। देखो, कोरोना ऑलरेडी एग्जिस्टेड, कोरोना वायरस एग्जिस्ट कर रहा था, उस पर रिसर्च हुई थी, बहुत सारी चीजें पता थी। ये भी पता है कि इट इज अ वायरस, वायरस का पता है, और सिर्फ ये पता चला कि नए किस्म का वायरस आ गया। सो जो प्रीवियस रिसर्च है उसको देखते हुए आप फर्दर मूव कर रहे हो। बट स्टिल यू विल any part of knowledge will be called उसकी जो क्रिएशन है इज थ्रू रिसर्च। जी, कोई पूछना चाह रहा था? जी सर वो रिसर्च न्यू नॉलेज भी होगा क्योंकि वो प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड था, इसलिए कह रहे हैं सर। फिलहाल ये समझ लो, लेकिन एब्सोल्युटली न्यू नॉलेज जो होगा उसकी भी बेसिस रिसर्च ही होंगी। ठीक है सर। उसकी भी बेसिस रिसर्च ही होगी। सो नॉलेज का इसका मतलब है सारी गेम जो है ज्यादा वो नॉलेज की है। नाउ थोड़ा सा अब मैं बुक से हट के एक आधी चीज आपको समझाने लगा हूं। ये चीज समझ आएगी तो आगे कनेक्शन काफी बेहतर बन जाएगा। यूजुअली मैं इसको उस पर करवा रहा होता हूँ बोर्ड पे, तो इसलिए मैंने कहा चलो साथ साथ ये स्लाइड्स भी बनती जाएंगी। अच्छा जी, जो नॉलेज है ना एक्चुअली उसको समझने के लिए एक और चीज समझनी पड़ेगी, इसको कहते हैं थ्योरी। नाउ व्हाट इज अ थ्योरी? आपके ख्याल में क्या होती है थ्योरी या थ्योरी, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो जैसे भी? सर ये रिसर्च करने से पहले आप एक फाइंडिंग बताते हैं कि आपको क्या लगता है इस रिसर्च की आउटकम क्या होगी। ठीक है, सिंपल तरीका, सिंपल डेफिनेशन ऑफ थ्योरी आपको क्या जहन में आता है? assumption assumption, ओके। assumption और जी लिटरेचर सर। लिटरेचर, अच्छा ठीक है। और एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। The result after finding. सॉरी मुझे आवाज नहीं आई। Sir, result after findings. रिजल्ट्स आफ्टर फाइंडिंग्स, ठीक है। सर सजेशंस एंड आइडियाज। आइडियाज एंड सजेशंस, गुड। और आप बोल सकते हो, मैं तो अपनी को बात लिख रहा हूं। सर प्रिडिक्शन। प्रेडिक्शन, ठीक है। और सर रिजल्ट ऑफ सच थिंकिंग। अच्छा, और कोई चीज? थ्योरी को जब सोचते हो तो कोई बहुत बड़ी चीज जहन में आती है?
नो सर। सर इम्पैक्ट भी चेक किया जा सकता है। ठीक है, इम्पैक्ट भी चेक किया जा सकता है। सर ये तो थ्योरी के सर, वो थ्योरी के सर उसकी वर्क पे डिपेंड करता है ना, मतलब थ्योरीज होती है और मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज होती है ना। जी, मुख्तलिफ किस्म की थेरीज बिल्कुल होती हैं। अच्छा, ये जरा मैंने 4 डेफिनेशंस लिखी हैं, इसको जरा पढ़ें, क्या समझ आती है। Yes, sir. The relationship between cause and effect. जी, पहला मैंने बताया द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, एनी टू थिंग्स। ठीक है। दूसरा Yes, हमने sir. बात की है द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। थर्ड मैंने कहा द कॉजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। फोर्थ मैंने कहा द इफ एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरी जो है वो तो सिंपली 2 चीजों के रिलेशनशिप की बात है। मैं इधर एक एग्जांपल लिखता हूं, बाकी फिर आपने मुझे लिखवानी है। हाँ जी, ये समझ आई। Yes, sir. ये थ्योरी है। ये किन 2 चीजों की रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है? Smoking and health. Smoking and health. स्मोकिंग एंड हेल्थ, 2 चीजों के रिलेशनशिप के बारे में जब हम बात करते हैं तो दैट इज नोन एज अ थ्योरी। अब इसमें जरा मुझे थोड़ा सा और एडिशन करवाएं कि इसी थ्योरी को और लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, अगर स्मोकिंग कैन कॉज बैड हेल्थ, ये लिख सकता हूं। यस Yes, सर। sir. ओके। Yes, sir. अगर मैं एक और तरीके से लिखूं, इफ स्मोकिंग विल इंक्रीज देन हेल्थ विल डिक्रीज। डिक्रीज, ये लिख सकता हूं। Yes, जी sir. सर। अच्छा, अब ये पहली स्टेटमेंट जरा देखें, ये वाली, ये रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स है, ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, गुड। sir. ये कॉजल रिलेशनशिप है, व्हाट Yes, sir. कॉजेज व्हाट। ठीक है, गुड। ये इफ एंड देन रिलेशनशिप है, Yes, sir. जी सर। इफ दिस विल हैपन देन दिस विल हैपन। Comparison. ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा जी, और हम एग्जांपल जब इसकी और करते हैं, सैलरी एज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद जॉब सेटिस्फैक्शन, ये भी बात ठीक है। Yes, sir. No, sir. पता नहीं. पता नहीं ना, बट चलो, सपोज
सपोज ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं ये बात लिखूं क्रिएटिव एड्स जनरेट्स और सेल्स, ये ठीक है? सही है सर। ये अच्छा, इस चीज पे सर भी थोड़ी वर्डिंग चेंज होके सही हो सकता है, ये क्रिएटिव एड्स कॉज मोर सेल्स। हाँ सॉरी, जनरेट आएगा वैसे भी। अच्छा, मतलब कहने का ये है कि ये क्या इन स्टेटमेंट्स में ट्रूथ है या नहीं है, ये बात का इशू है, बट ये कुछ कुछ रिलेशनशिप को बता रही है ना। यस सर, बता रहे हैं। स्टेटमेंट यस सर। ओके, ये सर थेरीज थ्योरी हैं की जरूरत नहीं है कि वो ट्रू हो। जी, थ्योरी का कोई पता नहीं कि वो ट्रू हो या ना हो। यस यस, 100% ठीक कह रहे हो आप, कोई पता नहीं ट्रू हो या फॉल्स हो, ये पॉसिबिलिटी होती है थ्योरी में, इसीलिए वो थ्योरी होती है, लॉ नहीं बना होता। ठीक है, सो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं थ्योरी की, लेकिन थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स और द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अच्छा जी, अब इसी स्लाइड को हम कंटिन्यू करते हैं और इसमें नॉलेज को ही रहने देते हैं, लेकिन अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि ये क्या चीज है, वेरिएबल क्या चीज होती है। सर जो वेरी करती है डिफरेंट सिचुएशंस में। वेरी गुड, वेरी करती है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी चीज, तो देखो अगेन इसको भी हम ये करने लगे हैं, ये दो वर्ड्स में कर दिया। वेरिएबल चेंज होने के काबिल होती है। जैसे जितनी यूटिलिटी बिल, मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतनी यूटिलिटी बिल आएगी, जितने कम जी, करेंगे चेंज होने के काबिल होती है, बिल्कुल। अब जरा मुझे आप लोग प्लीज चाहे फेक डेटा दे देना, बट वैसे सिर्फ बात कर रहा हूं कि व्हाट इफ आई आस्क ऑल 12 ऑफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम, एक मिनट मुझे देंगे जरा, मैं इसको ताकि आपके सामने हम करते रहें। स्टार्टिंग फ्रॉम कौन से स्टूडेंट से स्टार्ट करें? नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और हम इसमें एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहां मैं स्मोकिंग का डेटा लिख रहा हूं, यहां फॉर एग्जांपल हेल्थ का डेटा लिख रहा हूं। तो आप में से अब्दुल बासित मुझे बताएगा कि हाउ मेनी सिगरेट्स डू यू स्मोक? सर आई बात तुम ही हो ना। सर परेशान हो गया। शायद वो चलो बात, काउंटिंग कर रहे हैं। सर मुझे आपकी सवाल समझ नहीं आया। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि वी आर जस्ट सपोजिंग, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एंड आई एम जस्ट आस्किंग हाउ मेनी सिगरेट्स डू यू स्मोक? सर ये तो टाइम पे डिपेंड करता है ना, मतलब सिचुएशन क्या है। दिन में कितने फॉर एग्जांपल? सर अगर घर से बाहर तो ज्यादा, घर में तो फिर एक दो का कम ही। चलो ज्यादा का भी बता दो ना, कुछ नंबर बता दो हमें बस। सर बाहर 6-7 और अगर बाहर 7 5-6। लिख, बस 7 लिख दिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हैदर रसूल यस सर। जी, सर 8 लिख लें सर, एक ज्यादा कर दें अब्दुल बासित से। ठीक है। अशरफ बच्चे आपको 0 कर दिया मैंने खुद ही। थैंक यू सर।
अवैस? सर 2 और 3। 2 और 3, तो 0 के बाद हमारे पास टेबल ही गलत हो गया। इसको टेबल को जरा हमें ज्यादा लेंथ का करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसी पे कर देता हूँ। अच्छा जी, 2 और 3 हो गया जी। नेक्स्ट वैस हो गया। नवीद? सर 4 कर लें। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने खराब बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। खैर चलो। समीउल्लाह मुश्ताक? सर नॉन स्मोकर हूँ। 0। मोहम्मद उस्मान? सर नॉन स्मोकर। 0। जरा खान? सर 3 मंथ से नॉन स्मोकर। 6 ऐड कर दूं पहले? सर नो सर, 3 महीने पहले एक कर लें, एक दिन में 1-2 सर। अच्छा चलो, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है फिर। ओके, सो ज्यादा हम फर्दर उसमें डिटेल में नहीं जाते। ऑब्वियसली हम ये वैसे इनफॉर्मली बातें कर रहे थे। देखो अब ये एक चीज है, इट इज वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट स्टार्टेड फ्रॉम 6, 3, 4, 0, 0, 1। अगर यही हम बहुत सारे और लोगों से डेटा कलेक्ट करें तो डेफिनेटली क्या होगा कि और वेरिएशंस आती जाएंगी। सही हो गया? अगर इसी तरह आपके हेल्थ के टेस्ट करवाए जाएं तो उसमें भी वेरिएशंस आएंगी। सो दैट मीन्स दीज आर 2 वेरिएबल्स जिनका हमने कोई रिलेशनशिप बता दिया है। इसी तरह आप ये ज्यूम करें कि क्या सैलरी और जॉब सेटिस्फेक्शन लोगों की जब हम देखना शुरू करेंगे तो सेम होती है हर बंदे की सैलरी? नहीं सर, वेरी करती है। वेरी करती है। क्रिएटिविटी ऑफ एड्स हर कंपनी की हर प्रोडक्ट का सेम होता है? नो सर, वेरी करता है। एंड सेल्स वेरी करती हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल देम वेरिएबल्स। ये बात समझ आ गई? यस सर, आ गया। ओके, वी आर गोइंग बैक टू आवर रिसर्च। हमने कहा रिसर्च जो है वो नॉलेज क्रिएटिंग एक्टिविटी है, टू कम अप विद न्यू नॉलेज है, सॉल्यूशंस हैं, सारा कुछ है। हमने कहा नॉलेज का है, एवरीथिंग दैट वी नो इज नॉलेज। ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड नॉलेज we needed to define a theory, and a theory is a relationship between two things. We also said that theory is a relationship between two variables, and then जो एक variable है, that is something which has the capacity to vary when we move from one person to the other person or one context to the other context. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं। नहीं सर, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, तो अगर हम इधर हेल्थ के फॉर एग्जांपल कुछ डेटा ले लेते, और ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। अच्छा जी, अभी इसी तरफ अगर हम हेल्थ का डेटा ले लेते तो हमें ये पता चल जाता कि हेल्थ के साथ फॉर एग्जांपल इसी में अगर आपकी स्मोकिंग 10 है और आपकी हेल्थ जो है वो -5 है, और इसी तरह अगर आपकी स्मोकिंग 0 है और आपकी हेल्थ जो है फॉर एग्जांपल दैट इज +10, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि जहां स्मोकिंग इंक्रीज होती है वहां हेल्थ डिक्रीज होती है। तो हमने क्या किया कि हमने 2 किस्म का डेटा कलेक्ट कर लिया। हाँ जी, एग्जांपल्स आप बताएं। गिव मी
theories. Give me relationship between two variables. सर एक्सरसाइज और हेल्थ का कर सकते हैं रिलेशनशिप, स्मोकिंग का था इस तरह। स्मोकिंग का तो मैंने कर दिया ना, इसके अलावा आपने बताना है। सर एक्सरसाइज और हेल्थ का हो सकता है। ठीक है। और सर हार्ड एग्जाम सक्सेस जो है वो हार्ड वर्क का कर सर सकते हैं। ईटिंग हैबिट्स का हो सकता है हेल्थ पे। हेल्थ से बाहर भी मूव करो ना जरा। सर स्लीपिंग और कंसंट्रेशन का सर। एग्जाम्स का एंड सर स्लीपिंग और कंसंट्रेशन का कि द लेस यू हैव स्लीप द लेस योर कंसंट्रेशन विल गेट। स्लीपिंग एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। सर इन्फ्लेशन और स्टॉक एक्सचेंज का हो सकता है। ठीक है, गुड। इनकम का स्पेंडिंग पे हो सकता है। यस सर। बिल्कुल सही है। तो आइडिया इज कि आपको ये बात समझ आई है कि थ्योरी क्या होती है। थ्योरी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स और टू वेरिएबल्स। ये बात किस किस को क्लियर नहीं हुई, ताकि इसके बाद हम आगे मूव कर सकते हैं, इसके बगैर नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। जी सर। सर वेरिएबल्स की तो हमने एग्जांपल ले ली, थिंक वाली सर थ्योरी से जो है ना वो वाली एग्जांपल करते हैं। सॉरी, आप क्या कह रहे हो? सर वेरिएबल्स की तो हमने एग्जांपल ले ली कि थ्योरी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू हाँ, वेरिएबल्स। जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, उसके एक एग्जांपल सर। असल में हमने कहना वेरिएबल ही था, हम सिंपल से शुरू हो गए थे। टू थिंग्स। अच्छा, टू थिंग्स में आप ये समझ लो कि आपका पेन एंड अर्थ, लॉ बना हुआ ना, थ्योरी एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। वो क्या बताता है कि एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ हर चीज का रिलेशनशिप जो है वो भी थ्योरी थी ना पहले, अभी भी थ्योरी भी है, बट अभी लॉ बन गया हुआ है क्योंकि उसका बिहेवियर कहीं भी चेंज नहीं होता। ठीक से क्लियर है। ठीक है। सो ये चक्कर कि हमारी थ्योरी जो है वो इस टाइप की कुछ चीज होती है। वेरिएबल समझ आ गई क्या होता है? Sir, the physical quantity which can be varied is variable, ना? जी, फिजिकल क्वांटिटी भी और साइकोलॉजिकल परसेप्शन भी। ठीक है। तो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी इसलिए हम नहीं कह रहे कि हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस इज आल्सो अ वेरिएबल, इट कैन नॉट बी। नंबर्स भी हो सकते हैं ना? जी जी, नंबर भी हो सकते हैं, बट नंबर्स के अलावा क्वालिटेटिव चीजें भी हो सकती हैं। जिस तरह हमने कहा हैप्पीनेस है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, ब्रांड इमेज है, क्वालिटी है, ये सारी चीजें जो हैं, ऑल दीज आर वेरिएबल्स बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती हैं। आप इमेजिन करो, आप जब फ्रेंड्स में बैठे होते हो तो आप किसी एक ब्रांड का नाम लेते हो या कोई फ्रेंड आपका किसी एक ब्रांड का नाम लेता है, बहुत सारे लोग उसमें बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपके लिए या तो वो बहुत ही फारिग क्वालिटी होती है और या आपके लिए इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी होती है कि आपको पता ही नहीं होता उसकी क्वालिटी क्या है। सो हर पर्सन की चीजों परसेप्शन और इन चीजों के बारे में डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसलिए नॉट ओनली क्वांटिटीज बट ऑल्सो बिहेवियर्स में भी तो फर्क है ना, बिहेवियर्स भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। सो नॉट ओनली क्वांटिफाइड थिंग्स। वेरिएबल्स क्लियर हो गए एंड थ्योरी क्लियर होगी और किसी हद तक हमें रिसर्च समझ आ गई। बट ये दो चीजें समझ आना जरूरी है, नॉलेज, वेरिएबल एंड थ्योरी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे ये बात कहूं
जो कि अब जरा थोड़ी सी आपको शायद तंग करे कि सपोज कर लो ये एक थ्योरी है, ऐसी थ्रेड है, एक एक धागा, एक थ्रेड है जो आपके दिमाग में इस तरह बैठा हुआ है, और फिर ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी है। थ्योरीज से ही हमारा नॉलेज बना हुआ है ना। जी सर। यस सर। इसमें बहुत सारी चीजें ओवरलैप भी कर रही हैं, दो चीजों का तीन चार के साथ और भी रिलेशन है। सो मेरे ख्याल में ऐसे मैं ऐसे सोचता हूं तो मुझे जरा समझ आ जाती है कि दिस इज आवर नॉलेज, दिस वॉल ऑफ थ्रेड्स इज आवर नॉलेज। एंड इसको आप जितना मर्जी जो है वो ज्यादा बढ़ाते जाओ, तो नॉलेज क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज वी आर गोइंग to learn new things, we are going to have new theories, those theories are interconnected with each other, and this is how our brain of one person is, or maybe a society, और इस तरह threads बने हुए हैं। ये नॉलेज है किसी एक बंदे का, किसी एक सोसाइटी का, और हो सकता है इन्हीं चीजों से मिल के पूरी दुनिया का नॉलेज बना हो। इसमें कोई एक थ्रेड आपका हेल्थ एंड रिलेशनशिप का आपको पता है कैसे होता है, एक थ्रेड आपको पता है किस चीज का कैसे होता है। चलो इसको थोड़ा सा और जरा चेंज करते हैं। ये हो सकता है फैमिली नॉलेज हो, रेड वाला जो है वो स्कूल से नॉलेज गेन किया हुआ हो, ग्रीन वाला जो है ये किसी और सोसाइटी से, फ्रेंड्स से, अच्छे बुरे फ्रेंड्स का नॉलेज गेन्ड हो। और ये छोटे छोटे थ्रेड्स जो हैं, दीज आर द थ्योरीज। एंड थ्योरीज कैसे बनी हुई हैं, दीज आर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, एंड दिस इज हाउ इट हैज बीन क्रिएटेड। और पूरी दुनिया का नॉलेज जो है वो भी इसी तरह कोई बॉल, कोई थ्रेड से कोई मिल के चीजें बनी हुई हैं। एवरीथिंग वी नो, एवरीथिंग दैट इज नोन इज नॉलेज। हाँ जी, इस तक कोई क्वेश्चन करें, कोई मुझे थोड़ा सा अपनी कंफ्यूजन्स बताएं। इस स्लाइड से बाहर चला गया नॉलेज। सर अभी तक तो सही है सर, समझ आ रही है। नहीं, ये सर्कल्स के बाद भी समझ आ रही है। सर इसकी यही समझ आई है सर कि जो रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स है और फिर बाकी चीज़ों के अंदर ये थ्योरी आती रहती है, तो सारी आपकी फॉर्म ऑफ नॉलेज जो है वो इन चीज़ों के कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग के साथ बनती है। बिल्कुल, Everything is interconnected. interconnected है definitely, but interconnected, everything is interconnected through small portions of knowledge. Those small portions of knowledge are known as theories. Theories. And those theories are made up of relationship between 2-3 variables. ठीक है, और Yes, वो sir. हमारा नॉलेज है। सो यहां तक तो ये कहानी जो है वो कुछ थोड़ी सी इस टाइप की चीज है, और इसीलिए हम जो एमफिल और जो पीएचडी, जिस तरह आप कह रहे होते ना मास्टर्स ऑफ फिलोसफी, तो ये अभी थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच था चीजों का, नॉलेज का, और ये थ्योरी और ये वो सारी चीजें। अच्छा जी, नेक्स्ट
टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ये अब अगेन समझने वाली चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी समझने वाली चीज है। इसको पहले मैं आपको उससे समझाता हूं। अभी जरा मुझे आप लोग ये बताएं कि अगर मैं ये कहूं कि हेल्थ हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद सॉरी, इसको भूल जाएं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्मोकिंग हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद हेल्थ, इस चीज में आपने मुझे सिर्फ इस चीज को देखते हुए और कुछ नहीं सोचना, सिर्फ इस स्टेटमेंट को इसको देखते हुए बताना है कि कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट है। सर हेल्थ जो है वो स्मोकिंग पे। सर हेल्थ जो है स्मोकिंग पे डिपेंडेंट है। ओके, किसको ये बात नहीं समझ आई? प्लीज फ्रैंकली बताना है, कोई मसला नहीं है। स्मोकिंग इंडिपेंडेंट हो गया। अभी फिलहाल ये बताओ कि कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट है? सर हेल्थ जो है वो स्मोकिंग पे है। किसी स्टूडेंट को इस पे शक या कोई मसला, ये क्लियर होगी? ओके, गुड। सो इन दिस theory, in this statement, health is dependent on smoking. So health is your dependent variable. अब इस केस में आपका स्मोकिंग जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिर्फ इस केस में। ये बात किसको समझ आई है, किसको नहीं समझ आई, प्लीज बताएं। समझ आ गया। जिसको नहीं समझ आई वो बताए। क्लियर है? क्लियर है, चलो गुड, अच्छी बात है। अब एक और स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स का रिलेशनशिप विद स्मोकिंग। इसमें जरा मुझे बताएं, हेल्प करें कि अब स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग सर डिपेंडेंट ऑन द बैड कंपनी। जी, इस सूरत में अब स्मोकिंग जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन बैड कंपनी और बैड इन्फ्लुएंस। तो जो हमारा स्मोकिंग है इस स्टेटमेंट में, वो सेम वेरिएबल यहां डिपेंडेंट बन गया। और यहां क्या है, ये अब बैड कंपनी क्या बन गई है, वो आईवी बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सैलरी की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। इस स्टेटमेंट में कौन सा नवीद कादरी मुझे बताएगा कि कौन सा चीज किस पे डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल है? जी नवीद, आप सुन रहे हो? जी सर मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, बताएं जरा मुझे इसमें कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है, कौन सी डिपेंडेंट है और क्यों? सर इसमें एस जो है, जेएस जो है वो एस पे डिपेंडेंट है सर। जी, जेएस जो है वो एस पे डिपेंडेंट है। अच्छा, और एस इज इंडिपेंडेंट थिंग। सो एस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल? यस सर। और जेएस डिपेंडेंट है, मतलब कि एस की वजह से जेएस के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, गुड। अच्छा जी, मुझे अब समीउल्लाह मुश्ताक बताएंगे। मैं दूसरी एक चीज कर रहा हूँ,
कि परफॉर्मेंस जो है उसकी वजह से आपकी सैलरी अच्छी बुरी हो सकती है। सर सैलरी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और पी परफॉर्मेंस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, गुड। अच्छा जी, साहबजादा जो भी आगे नाम है, आप मुझे एक एग्जांपल बताएं जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो और थ्योरी पूरी बनाएं।